हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस फॉर 10th। कैसे हो आप सभी? तो आज हम इस वीडियो में आपका क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। जी हाँ, इसमें पूरी एनसीईआरटी में कवर करवाऊंगा, एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट, और जल्दी से आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, नोट्स बनाना। एंड जो बच्चे ये उस टाइम पे देख रहे हैं जिन्होंने पहले से चैप्टर रिवाइज किया, तो उनके लिए रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो होने वाली है, बिकॉज सारे कंसेप्ट उनके जल्दी से मैं रिवाइज करवा देने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जी चैप्टर हमारा शुरू होता है एसिड से। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर सब्सटेंसेस व्हिच आर सार टू टेस्ट एंड they change blue litmus paper into red, and bases are those substances which are bitter to taste and they change red litmus blue. तो कई बार एसिडिटी जिन लोगों को हो जाती है तो उन्हें क्या दिया जाता है? बेकिंग सोडा दिया जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर और वो न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है एक्सेस एसिड को जो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लिटमस एंड टर्मरिक हमारे दो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। टर्मरिक रेडिश ब्राउन कलर देता है जब एक बेसिक मीडियम में होता है वो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज बेसिक मीडियम में येलो कलर देता है और एसिडिक मीडियम में रेड। फिनोप्थेलिन गिव्स पिंक कलर इन बेसिक मीडियम एंड इट रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक मीडियम। फिर हमारे पास कुछ यहाँ पे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे वनीला हो गया, अनियन हो गया एंड क्लोव हो गए। अब हम बात करते हैं कि एसिड्स और बेसिस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। बेसिकली एक एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, उतना ही हमें याद रखना है विद इक्वेशन। जैसे कि जब जिंक को हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यहाँ पे क्या हो गया? जिंक हमारा मेटल हो गया, H2SO4 हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट बन जाता है और साथ में H2 गैस, दैट इज हाइड्रोजन गैस, लिबरेट होती है, जो कि पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है जब वो बर्न करती है। तो पॉप साउंड टेस्ट आप कर सकते हो हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए। साथ ही हमारे पास बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं वो भी देख लेते हैं। जिंक मेटल में जब हम एक बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इज अ बेस, उसको मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, Na2ZnO2 प्लस H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। इस चैप्टर में जितनी भी केमिकल इक्वेशंस आपको यहाँ पे दिख रही है वो सारी आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, लिख के प्रैक्टिस करो। वैसे भी आप जैसे कि H2SO4 है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए कि H2SO4 होता है। ये नई चीज़ें याद करने वाली, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला दैट इज Na2ZnO2। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, लेकिन सिर्फ हम एसिड्स के लिए ही पढ़ेंगे क्योंकि एसिड्स ही रिएक्ट करते हैं और आपके एनसीईआरटी में सिर्फ एसिड्स के बारे में ही दिया है। नंबर 1 Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट। जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बन जाता है? सोडियम क्लोराइड यानी नमक इन वाटर, साथ में पानी बनता है, साथ में हमारे पास CO2 गैस रिलीज होती है। CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 गैस का एक बहुत अच्छा टेस्ट जो होता है वो होता है कि जब आप CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करते हो तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। वो मिल्की क्यों बन जाता है? क्योंकि एक वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं और साथ में पानी बनता है, जिसकी इक्वेशन यहाँ पे आपको दिख रही होगी। लाइम वाटर में जब हम CO2 पास करते हैं so लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस वाइट पीपीटी कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। एंड साथ ही यहाँ तो हमने पढ़ा मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन हमारे एसिड के साथ। यहाँ पे एसिड क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब हम एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले लेते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज अ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये जब HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सेम ही प्रोडक्ट्स बनेंगे, NaCl प्लस H2 प्लस CO2। इनकी बैलेंसिंग भी आपको आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। साथ ही जो ये जो CaCO3 बना है, अगर आप एक्सेस में CO2 पास करते हो, जैसे कि यहाँ देखो CaCO3 बना, साथ में पानी है, आप और इसके अंदर CaCO3H2 में आप और ज़्यादा CO2 मिलाई जा रहे हो एक्सेस में, तो क्या होगा? ये जो वाइट पीपीटी बना है ये सोल्यूबलाइज कर जाएगा, मतलब मिल जाएगा पानी के साथ और ट्रांसपेरेंट बन जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है CaHCO3 होल ट्वाइस। साथ ही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था। साथ ही एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? नमक और पानी। नमक मतलब सोडियम क्लोराइड, NaCl। चलिए अब फटाफट से देखते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए बच्चों, मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ एसिड ही रिएक्ट करते हैं बिकॉज मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर।
वहीं अगर मैं बात करूँ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ बेसिस ही एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि बेसिक ऑक्साइड्स आई मीन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो चलिए देखते हैं पहले मेटेलिक ऑक्साइड्स का रिएक्शन HCl के साथ। यहाँ पे जो हमने मेटेलिक ऑक्साइड लिया है एग्जांपल, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? कॉपर क्लोराइड बनेगा, दैट इज CuCl2। सो फॉर्मूला इज रियली इंपॉर्टेंट एंड इसका कलर भी आपको पता होना चाहिए, ब्लू ग्रीन कलर का ये सॉल्ट बनता है, साथ में आपका पानी भी बन जाता है। साथ ही साथ अगर जो मैं बात करूं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब क्या होगा हमारे पास? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। CO2 को जब हम लाइम वाटर से पास करवाते हैं तो क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज वाइट इन कलर, साथ में H2O तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपको बाय हार्ट पता होने चाहिए। और यहाँ पे मैंने आपके लिख भी दिया है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल अगर MCQ वगैरह में आता है तो आप आंसर कर सको उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब ऑल एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, यानी H+ आयंस वो देते हैं पानी के अंदर। एंड बेसिस क्या देते हैं? बेसिस हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं, दैट इज OH- आयंस। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पानी के अंदर ही देंगे। अगर पानी में कंटैक्ट में नहीं आएगा कोई एसिड या बेस तो वो अपनी एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं, दैट इज H+ आयंस, ये अपने आप अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब ये पानी के साथ कंबाइन कर जाते हैं तब ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। और पानी के साथ जब एक H+ आयन कंबाइन करता है, दैट इज H+ + H2O, तो हमारे पास क्या बन जाता है? H3O पॉजिटिव, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बारी पूछा गया पहले भी। साथ ही बेसिस जो कि पानी के अंदर घुल जाते हैं, देखिए हर एक बेस पानी के अंदर नहीं घुलता है, लेकिन जो बेसिस पानी के अंदर सोल्यूबलाइज कर जाते हैं उनको हम कहते हैं एल्कलीज। तो एल्कलीज की वन लाइनर डेफिनेशन क्या होगी? वाटर सॉल्युबल बेसिस। एग्जांपल्स कौन से हैं एल्कलीज के? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। यहाँ पे यस वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, एक यहाँ पे आपको एक्टिविटी गिवन है जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि एक एसिड या बेस अपनी प्रॉपर्टीज तभी शो करेगा जब वो पानी के कांटेक्ट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने सोडियम क्लोराइड लिया है और हम H2SO4 इसके अंदर मिला रहे हैं। ठीक है, H2SO4 प्लस सोडियम क्लोराइड। तो हमारे पास यहाँ पे जो गैस रिलीज होगी वो कौन सी गैस रिलीज होगी? हमारे पास HCl गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। लेकिन क्योंकि वो गैस है, हालांकि हमें पता है HCl गैस इज एसिडिक, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते इट इज एसिडिक। इट इज एसिडिक ओनली व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, बिकॉज एक एसिड अपनी प्रॉपर्टीज या बेस के लिए भी ये ट्रू है चीज़, वो अपनी प्रॉपर्टीज तभी दिखाते हैं जब पानी के कांटेक्ट में आते हैं। सो वही इस एक्टिविटी में दिखाया कि जब आप एक ड्राई लिटमस पेपर लेके आते हो HCl गैस के पास, अब ये मत कहना कि HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिक्विड फॉर्म में इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन जब गैस फॉर्म में होता है इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ओके, तो जब एक ड्राई लिटमस पेपर लेके हम पास लेके आते हैं यहाँ अपने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के पास, तो हालांकि हमें पता है कि वो एक एसिडिक बिहेवियर शो करना चाहिए, लेकिन और एसिडिक बिहेवियर में वो उसे तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि पानी के कंटैक्ट में है ही नहीं, कहीं आसपास पानी ही नहीं है, राइट। सो वही रीज़न है। तो अब जब हम मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर लेके आते हैं तो इट टर्न्स रेड। क्यों? क्योंकि मॉइस्ट मतलब पानी, और पानी के कंटैक्ट में जैसी HCl गैस आती है वो H+ आयंस प्रोड्यूस करती है, जैसी वो H+ आयंस प्रोड्यूस होंगे अपने आप कलर चेंज हो जाएगा ब्लू से रेड में लिटमस पेपर का। ठीक है, साथ ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे ये भी है कि आमतौर पर जब एक ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तब हम यहाँ पे गार्ड ट्यूब यूज़ करते हैं। गार्ड ट्यूब के अंदर होता है कैल्शियम क्लोराइड के बीड्स। कैल्शियम क्लोराइड बीड्स आर यूज टू रिमूव वाटर फ्रॉम द गैस। अगर HCl गैस के अंदर बाई चांस कोई पानी वगैरह आ गया तो बिल्कुल वो रिमूव कर देगा वाटर को, तो इसीलिए हम कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करते हैं इस गार्ड ट्यूब के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इन्होंने यहाँ पे बताया फिर कि प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। डेफिनेटली तुम चाहे एसिड को पानी में मिलाओ चाहे बेस को पानी में मिलाओ, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम हमेशा एसिड को पानी के अंदर मिलाएं, ना कि पानी को एसिड के अंदर। क्योंकि जब आप एसिड को पानी के अंदर मिलाते हो तो पानी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और एसिड आप ऊपर से डाल रहे हो, तो इट्स बेटर रादर देन एसिड को आप बीकर के अंदर ज़्यादा सारा लो और ऊपर से थोड़ी ड्रॉप्स ऑफ पानी डालो, वो तो बहुत भयंकर रिएक्शन हो जाएगा, तो हमें वो नहीं करना है। ठीक है,
तो इन्होंने यही बोला कि ऑलवेज एसिड मस्ट बी एडेड फर्स्ट इनटू द वाटर, दैट टू स्लोली विद कांस्टेंट स्टरिंग। और इन्होंने साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम पानी को पहले एसिड में डाल देंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट जनरेट हो जाएगी, विच विल कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। आपको बर्न्स भी हो सकते हैं, एकदम से छटाका आएगा, एंड जो ग्लास बीकर आप जिसके अंदर रिएक्शन कर रहे हो वो भी टूट सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जो जो इस वन शॉट में मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें बाय हार्ट याद होनी चाहिए आपको, बिकॉज सब कुछ आया हुआ है पुराने PVIQs में, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जब हम एक एसिड या पानी को पानी के साथ, आई मीन एसिड या बेस को हम पानी के साथ मिलाते हैं, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, ठीक है। एंड क्योंकि हम एसिड और बेस को पानी के अंदर मिला रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एसिड एंड बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड, ठीक है। अब डाइल्यूशन में क्या होता है, अगर हम एसिड का केस लेते हैं, तो एसिड के केस में जब हम एसिड को पानी में मिलाते हैं तो जो हाइड्रोनियम आयंस है, बिकॉज वी नो ना कि एसिड्स पानी के साथ मिलके H+ आयंस देते हैं। H+ आयंस अकेले तो एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो H3O पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो H3O पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है पानी, जब हम एसिड या बेस को पानी के साथ मिलाते हैं, सिमिलर पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, सिमिलरली बेस को भी जब हम पानी के साथ मिलाएंगे, क्योंकि बेस उतना ही है, लेकिन अगर तुम पानी डाली जा रहे हो, बेस ने एक बार ही पानी के साथ कंटैक्ट में उतने ही आयंस देने जितने मतलब बेस ने पानी के साथ आने पर उतने ही हाइड्रोक्साइड आयंस देने हैं जितने उतने देने हैं अपने आप से। उसके बाद तुम और पानी डाली जा रहे हो और पानी डाली जा रहे हो, तो ऑब्वियसली जो OH- आयंस जो बेस ने दिए हैं पहली बारी पानी के कंटैक्ट में आने पे, वो कम होते जाएंगे ना, उनकी कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम होती जाएगी, क्योंकि पानी तुम बढ़ाई जा रहे हो, ऊपर से बढ़ाई जा रहे हो, डाइल्यूट करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, तो वो कम होती जाएगी उसकी कंसंट्रेशन। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। तो एसिड्स के केस में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, बेसिस के केस में हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं पीएच पेपर की। पीएच पेपर क्या होता है, पीएच पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो कि हमें स्ट्रेंथ बताता है किसी भी एसिड या एक बेस का। तो यहाँ पे जो पीएच पेपर के अंदर मार्किंग्स होती है, दैट इज फ्रॉम 0 to 14, 0 to 7 वाले जो नंबर्स होते हैं, दिस रेंज टेल्स अस कि एक सब्सटेंस एसिडिक है, एक सोल्यूशन एसिडिक है। वहीं अगर उस सोल्यूशन में हम पीएच पेपर डिप करें और उस पर जो कलर आए, फिर जब हम वो मैच करवाते हैं उस कलर को नंबर के साथ, जो भी नंबर आए, अगर वो 7 से 14 के बीच में लाई कर रहा है, इस रेंज के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब वो जो गिवन सोल्यूशन है दैट इज बेसिक इन नेचर, दैट इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे पीएच पेपर का जो नंबर है वो कम होता जाता है, यानी हम जीरो के पास आते रहते हैं, फॉर एग्जांपल 4, 3, 2, 1, जैसे जैसे कम होता जाता है, इट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, वो स्ट्रॉन्गर एसिड बनता जा रहा है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि H+ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, बिकॉज जितना ज़्यादा अच्छा एसिड होगा वो उतना ही ज़्यादा H+ आयंस देगा पानी के कॉन्टैक्ट में आने पे। सिमिलरली जैसे जैसे पीएच पेपर का नंबर बढ़ता चला जाता है 7 से लेके 14 तक, जैसे कि 10, 11, 12, 13, इसका मतलब क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, बेसिक नेचर इंक्रीज होता जाता है। बेसिक नेचर का इंक्रीज होने का मतलब क्या है, OH- आयंस यानी हाइड्रोक्साइड आयंस में डिसोसिएट होने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी पानी के कॉन्टैक्ट में आने से। आई एम सॉरी डियर स्टूडेंट्स फॉर द इंटरप्शन ऑफ द वॉइस। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसको। तो मैं कहाँ पे था, यस। तो हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ती जाएगी, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि H+ आयंस की कंसंट्रेशन घटती जाएगी। ऑब्वियसली आप सोच के देखो कि अगर एक बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है तो उसका मतलब क्या है कि H+ आयंस की कंसंट्रेशन घटती जा रही है, ठीक है। साथ ही पीएच पेपर के अंदर क्या होता है कि जब हम पीएच पेपर को किसी भी सोल्यूशन के साथ में डालते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स शो करता है, और उन कलर्स के अकॉर्डिंगली हम पता लगा सकते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होगा। फॉर एग्जांपल, जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो उतने डार्कर कलर्स देता है। फॉर एग्जांपल रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, पिंक, ये सब, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सिमिलरली जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो डार्कर ब्लू शेड्स में देता है, जैसे कि ब्लू, डार्क ब्लू, पर्पल। पर्पल इज़ लाइक द हाईएस्ट, ठीक है। और जो न्यूट्रल, अच्छा न्यूट्रल ये मैंने आपको बताना भूल गया, जब पीएच किसी भी सोल्यूशन का 7 होता है, पीएच इक्वल टू 7, तो वो सोल्यूशन कैसा होता है, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब जितना वो H+ आयंस दे रहा है उतना ही OH- आयंस भी दे रहा है,
क्योंकि H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन सेम है, तो वो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ना ही वो एसिडिक है, ना ही वो बेसिक है, वो न्यूट्रल कहते हैं ऐसे सॉल्यूशंस को हम, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया डिस्टिल्ड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गैस्ट्रिक जूस का 1.2 होता है, इसका कलर डार्क ऑरेंज टाइप में आप मान लीजिए या रेड मान लो। लेमन जूस का होता है पीएच वैल्यू 2.2, आप इसका कलर ऐसे मान सकते हो ऑरेंजिश। प्योर वाटर और ब्लड का पीएच अप्रॉक्सीमेटली न्यूट्रल वाला होता है, दैट इज 7, इनका कलर होता है ग्रीन। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच होता है 10 एंड इसका कलर होता है ब्लू। साथ ही हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का जो पीएच वैल्यू होता है इट इज़ 14, आप इसको मान के चलो डार्क ब्लू भी लिख सकते हो, पर्पल भी लिख सकते हो, इट्स फाइन। चलिए अब हम आते हैं कि ये मैंने आपको बता दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो ज़्यादा H प्लस आयंस देते हैं, वीक एसिड वो होता है जो कम H प्लस आयंस देते हैं। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो ज़्यादा सारे OH माइनस आयंस में डिसोसिएट करता है। वीक बेस वो होता है जो कम OH माइनस आयंस देता है पानी में जाने के बाद, पानी से मिलने के बाद। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए बिकॉज उस पे एमसीक्यू पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8 में हमारी बॉडी का पीएच मेंटेन रहता है। जब रेन का पीएच लेस देन 5.6 हो जाता है तो उसको एसिड रेन कहते हैं। एसिडिक सॉइल है अगर फॉर एग्जांपल और हमें उसे सही करना है, मतलब न्यूट्रल बनाना है, तो हम उसके अंदर लाइम ऐड करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर अगर मेरे पास बेसिक सॉइल है और मुझे उसको न्यूट्रल करना है तो कुछ एसिडिक डालना पड़ेगा, तो हम ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं। याद रखो, 1 मार्कर। नेक्स्ट, एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड्स जो एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, कभी हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो उनको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारे पास बेकिंग सोडा है, वो भी इट कैन एक्ट एज एन एंटासिड, लेकिन ये काफ़ी फेमस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉमन नेम से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बुलाते हैं। इट इज़ अ माइल्ड बेस एंड ये ज़्यादातर दिया जाता है इंडाइजेशन में, सो आप यही याद रखें तो बेटर है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब टूथ डीके के बारे में हम जानते हैं। व्हाट इज टूथ डीके? वो तब शुरू होता है जब हमारे माउथ का पीएच लेवल लेस देन 5.5 हो जाता है। अगर मैं टूथ इनामल की बात करूं तो वो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, राइट? तो टूथ इनामल, इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट विच इज़ अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये भी कोरोड होने लग जाता है जब हमारा पीएच लेवल लेस देन 5.5 होगा। क्यों? क्योंकि जब ये ऐसा पीएच लेवल गिर जाता है तो क्या होता है, एसिडिक मीडियम हो जाता है हमारे माउथ के अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी हम फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं हमारी, एक्चुअली द थिंग इज अपने आप से ये नहीं होता 5.5 से कम। बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग डाउन द पीएच लेवल ऑफ आवर माउथ। एक्चुअली जब हम खाना खाते हैं तो कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे टीथ में लगे रह जाते हैं, राइट? यू अग्री? तो जब जो बैक्टीरिया होता है व्हेन इट ब्रेक्स डाउन द शुगर, ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू शुगर्स, तो वो शुगर्स जो होते हैं ना वो हमारे माउथ को एसिडिक बना देते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो हमारे माउथ का पीएच होता है इट गोज लेस देन 5.5। इसीलिए कहते हैं कि हमें ब्रश करना चाहिए बिकॉज टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर, तो बेसिक ही एसिडिक को तोड़ेगा ना, तो इसीलिए हमें टूथपेस्ट से ब्रश करना चाहिए एज इट न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट्स टूथ डिके। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको हमेशा रात को ब्रश करके सोना चाहिए, चाहे सुबह करो ना करो, वैसे तो दोनों टाइम करने चाहिए, लेकिन रात को ज़रूर किया करो। बिकॉज आप जब सो रहे हो तो 8 आवर्स आप ऐसे ही रहते हो और बैक्टीरिया पता नहीं क्या क्या करता होगा, जो फूड पार्टिकल्स रह जाते होंगे आपके माउथ के अंदर। दिन भर तो आप लिक्विड्स लेते रहते हो ना, लेकिन रात को ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेचुरल सोर्सेज हैं हमारे पास, यहाँ पे कुछ आपको याद होने चाहिए कि कौन से सोर्स में कौन सा एसिड मिलता है। जैसे कि विनेगर में एसिटिक एसिड मिलता है, ऑरेंज में सिट्रिक, टैमरिन में टार्टरिक, टोमेटो में ऑक्जेलिक। सार मिल्क यानी कर्ड में लैक्टिक मिलता है, लेमन में सिट्रिक, एंड स्टिंग में मिथेनोइक एंड नेटल स्टिंग में मिथेनोइक। अब यहाँ पे हम सॉल्ट्स पे आ जाते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है कि फॉर एग्जांपल जब कोई चींटी काट जाए या नेटल स्टिंग हो जाए, बाइट मतलब लग जाए, तो फिर मेथनोइक एसिड होगा ना बॉडी के अंदर रिलीज, तो आप उसके ऊपर बेकिंग सोडा रब कर सकते हो ताकि वो न्यूट्रलाइज कर जाए।
चलिए अब हम सॉल्ट्स की फैमिली पे आ जाते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स हैं। आपको इनका फॉर्मूला आना चाहिए, आपको फैमिली तो पता ही लग जाएगी उनके नाम से, और आपको इनका पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बारी बोर्ड्स में क्वेश्चन आया है। जितने भी आपके सिलेबस के अंदर सॉल्ट्स हैं वो सारे इसके अंदर मैंने फिगर मतलब एक्टिविटी में जितने दिए थे वो सारे आपको यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। जैसे कि मैं एक बताता हूँ, जैसे पोटेशियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला है K2SO4, इसके एसिड क्या हो जाएगा H2SO4, और बेस क्या हो जाएगा KOH। सिमिलरली ये सारे आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड ये सारे आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। हर साल इसमें क्वेश्चन आता है, तो यही सॉल्ट से क्वेश्चन आएगा और कहीं से नहीं आएगा, तो जल्दी से इसको नोट कर लो। ओके, साथ ही एक और एक्टिविटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी के अंदर। सॉल्ट्स दिए हैं, उनका पीएच निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पीएच आप इजीली निकाल सकते हो कैसे। आप उनका बस पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस देख लो। अगर पेरेंट एसिड स्ट्रॉन्ग है और पेरेंट बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो पीएच 7 आएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग को काट देगा, ठीक है। अगर पेरेंट एसिड स्ट्रॉन्ग है और जो क्या कहते हैं हमारा पेरेंट बेस वीक है, तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग वाला अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स छोड़ जाएगा, तो एसिडिक होगा, यानी पीएच लेस देन 7 होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक पेरेंट एसिड है, मतलब वीक पेरेंट एसिड एंड स्ट्रॉन्ग पेरेंट बेस, तो पेरेंट बेस जो स्ट्रॉन्ग है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स छोड़ जाएगा, तो अल्टीमेटली जो चाइल्ड होगा वो बेसिक इन नेचर होगा, तो उसका पीएच ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, इसमें पेरेंट एसिड क्या है HCl, पेरेंट बेस क्या है NaOH, दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं बच्चों, तो पीएच 7 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको कुछ कुछ तो बता देता हूँ, जैसे कि CuO है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। एक्चुअली कॉपर सल्फेट है तो इसमें H2SO4 हो जाएगा पेरेंट एसिड एंड कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा हमारा पेरेंट बेस। कॉपर ऑक्साइड इज वीक बेस, ठीक है। सिमिलरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड, देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस है, दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस, HCl इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये दोनों का न्यूट्रलाइज हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। एक और एसिटिक एसिड के बारे में भी बता दूं, क्योंकि वो काफ़ी बारी पूछा जाता है, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है, HCl काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, H2SO4 काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस होते हैं, वहीं KOH और NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, ठीक है। तो आप ये पॉज करके नोट कर लो टेबल। अब फाइनली हम सॉल्ट प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, ध्यान से देखिए। बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन से बनता है। ब्राइन का मतलब क्या होता है, नमक को पानी में मिला दो तो ऐसे सोल्यूशन को ब्राइन कहते हैं, और ऐसे सोल्यूशन में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तब क्या बन जाता है, डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस, बिकॉज जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी वजह से क्लोरीन बन रही है तो क्लोर वहाँ से आ गया, एल्कली बन रहा है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्कली वहाँ से आ गया। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी मैंने बताया था इट इज़ एन एल्कली वाटर सॉल्युबल बेस, राइट, तो इसीलिए। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन गैस जो होती है वो एनोड पे रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कैथोड पे रिलीज होती है, ठीक है। एंड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बनता है इट इज़ फॉर्म्ड नियर कैथोड। ये आपको लोकेशंस भी पता होनी चाहिए। गिव मी 1 सेकेंड। यस डियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो चलिए, अब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे बन रहा है, ये केमिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए ब्राइन क्या होता है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस से क्या मेजर प्रोडक्ट बनता है, दैट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज़ एन एल्कली, ओके। इसका नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, वो भी मैंने आपको बता दिया अभी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके यूजेस पता होने चाहिए, जैसे कि Cl2 के यूजेस यहाँ पे लिखे हैं, आप याद कर लो कोई भी दो इंपॉर्टेंट जो आपसे याद होते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन के भी आप यूजेस याद कर लीजिए एंड NaOH के भी आप यूजेस यहाँ पे याद कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम आ जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर पे। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन होता है तब बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2, इसका केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। हालांकि ब्लीचिंग पाउडर की एक्चुअल कॉम्पोजिशन तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इजी फॉर्म में याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, CaOCl2 इज द आंसर। साथ में पानी भी बनता है, रिमेंबर दैट।
ब्लीचिंग पाउडर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट द यूजेस आर, तीनों की तीनों प्लीज़ याद करिए। एक तो सबसे पहले कॉटन एंड लाइनिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए पेपर इन फैक्ट्रीज में, एंड वॉश क्लोथ्स को भी ब्लीच करने के लिए लॉन्ड्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी इसको इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी केमिकल इंडस्ट्रीज में, एंड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर जर्म फ्री ब्लीचिंग पाउडर को भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब बेकिंग सोडा पे आ जाते हैं। बेकिंग सोडा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द किचन टू मेक क्रिस्पी पकौड़ाज, राइट। अब भूख लग गई होगी आपको, है ना। समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग एज वेल, एंड इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसका केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद है हमने बेकिंग सोडा के साथ अभी ऊपर एक रिएक्शन पढ़ा था, NaHCO3 के साथ रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया। ऐसे से लिंक होके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, NaCl plus H2O plus CO2 plus ammonia, NH3 is ammonia, it gives NH4Cl, NH4Cl is ammonium chloride and NaHCO3 is sodium hydrogen carbonate। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पीएच क्या होगा, ध्यान से देखो, NaHCO3, ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस है इट इज़ NaOH, एसिड है H2CO3, यू नो H2CO3 इज ऑल्सो अ वीक एसिड, इट इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी याद कर लो इसको, बहुत बारी आगे आएगा। H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड, इट इज अ वीक एसिड, ठीक है। वहीं पे NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो पीएच क्या होगा, <<7। अब नेक्स्ट, अब आपको समझ में आ गया होगा वाई इट इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड, क्योंकि ये बेसिक है ना, अभी मैंने बताया पीएच इज <7। मोर ओवर इट इज़ अ माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट, माइल्ड होता है काफ़ी ज़्यादा, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो आप इसीलिए इसको ले भी सकते हो, बट थोड़ा सा पूछ के ऐसे नहीं, ठीक है। ओके, इंडाइजेशन के टाइम ज़्यादातर वैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे आ जाइए, जैसे NaHCO3 है, जब इसको हीट किया जाता है तब क्या होता है, इट रिलीजेस CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में हमारे पास बनता है Na2CO3 दैट इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब बेकिंग सोडा के यूजेस क्या हैं, देखो यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, ये बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं ना तब CO2 जो बन रहा है, तो ये जो CO2 बन रहा है ना, यही तो केक्स को और ब्रेड्स को फ्लफी और स्पॉन्जी बनाता है। द CO2 इज रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल लगता है, क्योंकि बेकिंग पाउडर किससे बना होता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड इज अ माइल्ड एडिबल एसिड, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, ये तो मैंने आपको बता दिया है, साथ ही इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाओ फटाफट से वॉशिंग सोडा पे। वॉशिंग सोडा एक और केमिकल है जो कि सोडियम क्लोराइड से ही बन के मिलता है, लेकिन कैसे, देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, जो कि कैसे मिल रहा है हमें, बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं, अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया, ये देखो बेकिंग सोडा को जब मैं हीट करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है मुझे, राइट। और सोडियम कार्बोनेट ये जो है, ये जो मुझे बेकिंग सोडा की हीट करने पे मिला, इसका जब रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ इसको मिलाना, और कितने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स लगते हैं जब आप मिलाते हो, यानी इस प्रोसेस को कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इट गिव्स वॉशिंग सोडा, इट इज़ ऑल्सो बेसिक सॉल्ट, ये सारे सॉल्ट्स बेसिक ही हैं, ठीक है, जो भी हमने अभी पढ़े, वॉशिंग सोडा इज बेसिक, बेकिंग सोडा इज बेसिक, ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, Na2CO3.10H2O, मतलब सब कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया, एक एक चीज़ याद होनी चाहिए, एक एक लाइन। अब कुछ यूजेस हैं वॉशिंग सोडा के, जैसे कि वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, साथ ही इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स, जैसे कि बोरैक्स को बनाने में इंपॉर्टेंट है ये वॉशिंग सोडा लगता है। सिमिलरली वॉशिंग सोडा हमारे क्या कहते हैं, नहीं नहीं अब वॉशिंग सोडा नहीं, लेकिन हाँ मतलब वॉशिंग सोडा ही Na2CO3.10H2O, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज, एंड इट इज़ ऑल्सो टू यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़, ओके। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ध्यान से समझो, किसी भी सॉल्ट को उसका कलर उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से ही मिलता है। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर व्हाट, इट इज़ द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि एक फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक यूनिट ऑफ सॉल्ट में जितने भी पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो फिक्स होते हैं, इट इज़ कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि आप कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को जब देखते हो वो ब्लू इन कलर होते हैं ना,
क्यों? क्योंकि उनके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तभी कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है उसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। लेकिन जब आप कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करोगे तो पानी उसमें से हट जाएगा, यानी ये जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हुए हुए हैं इसके साथ ये उड़ जाएंगे, तो सिर्फ क्या बनेगा, CuSO4 बनेगा, बचेगा। दैट विल बी वाइट इन कलर। मैंने अभी भी तो बताया कि जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डॉट के साथ जुड़ता है इनके फॉर्मूला के साथ, तब मतलब है कि इनको कलर मिल रहा है। सो वही है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर्स टू द ड्राई सॉल्ट्स। वैसे सॉल्ट्स ड्राई ही होते हैं, जब इनके साथ पानी अटैच होता है, पानी की कुछ मॉलिक्यूल्स जिनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कह रहे हैं वो अटैच होता है, तब जाके इनको कलर मिलता है, ठीक है। सिमिलरली एक ऐसा सॉल्ट और होता है जो कि है हमारा Na2CO3.10H2O। ये भी वेट है, ठीक है, इनके साथ भी 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, दिस इज ऑल्सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ओनली। ओके, अब साथ ही हमारे पास एक जिप्सम भी होता है। जिप्सम एक ऐसा कंपाउंड है जिस जो कि है कैल्शियम सल्फेट, इसके साथ भी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। अब फाइनली लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, इस पे आ जाते हैं। तो पीओपी बनता कैसे? पीओपी तो यार आपने देखा होगा मिस्त्री वगैरह यूज़ भी करते हैं, है ना, वो बड़े बड़े वो मतलब ऊपर डेकोरेशंस बनाने के लिए, यू नो, ये सब चीज़ें में सरमाइका वगैरह ये सब उस पर आपने देखा ही होगा। तो जब जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पे, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, जिप्सम अपना 1.5 वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है और क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी, ठीक है। ये डॉक्टर्स यूज़ करते हैं टू मेक प्लास्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, है ना, आपने देखा ही होगा। पीओपी एक्चुअली वाइट पाउडर होता है जिसको पानी के साथ वापस मिलाओगे तो जिप्सम बन जाएगा। क्यों? जिप्सम को हीट किया था तो पीओपी बना, पीओपी के साथ फिर से वो 1.5 मॉलिक्यूल्स जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, है ना। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे एमसीक्यू बना था और काफ़ी बच्चे गलत करके आए थे, मैं नहीं चाहता आप भी करो, इसको समझो। Note that only half a water molecule is shown to be attached as water of crystallization in POP. POP का फॉर्मूला देखो क्या है, CaSO4.12H2O। ये आधा वाटर मॉलिक्यूल क्या है? नहीं, ये आधा वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि कैल्शियम सल्फेट के 2 यूनिट्स आर शेयरिंग 1 वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल एक ही है लेकिन उसको शेयर करने वाले 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 है। इसीलिए हम रिप्रेजेंटेशन में हाफ H2O शो करते हैं, बट एक्चुअली वो आधा मॉलिक्यूल ऐसे कोई चीज़ नहीं होती, पानी का आधा मॉलिक्यूल नहीं, पानी का पूरा ही एक मॉलिक्यूल है लेकिन उसको शेयर करने वाले 2 हैं। तो एक का कितना बड़ा, आधा ना, इसीलिए हम रिप्रेजेंटेशन में हाफ H2O लिखते हैं। ये समझो, ये आया हुआ है, अब भी आएगा। फाइनली कुछ यूजेस हैं जैसे टॉयज़ वगैरह बनाने के लिए, डेकोरेशन, सर्विसेज को स्मूथ करने के लिए ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो विद दिस वी कंप्लीट द वन शॉट रिविजन। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है। और हालांकि जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसको मैं डिटेल में करवा रहा हूँ तो वो धीरे धीरे वीडियोस डालूंगा, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा हम लेट हो रहे थे इसलिए मैंने ये वाला चैप्टर वन शॉट में डाल दिया है। आगे भी अगर आपको कोई वन शॉट चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। और हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लेकिन उससे पहले आई ट्राई टू कवर अप केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और अगर हम काफ़ी पीछे होंगे देन आई डेफिनेटली रिलीज़ वन शॉट्स, ताकि आपकी रिविजन भी जल्दी हो जाए एंड आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो ये वीडियोज़। अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को बड़ा सा लाइक ज़रूर दें, वीडियो को शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।